तो तुम्हारा 30 सेंटीमीटर का डेप्थ है एंड 20 सेंटीमीटर width. So now it is pre-stressed by means of 15 wires of 5 millimeter diameter located 6.5 centimeter from the bottom. So niche you can see that the wires there it is keeping here it is 7, but it is actually there will be much more wires. So it is 15 wires are there at the bottom, which is located 65 millimeter from the base. ठीक है, एंड उसके ऊपर 3 वायर्स ऑफ डायमीटर ऑफ 5 मिलीमीटर 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप. तो ये दिस इज मतलब ए प्री स्ट्रेस कर रहे हैं दिस 3 वायर्स और इधर नीचे 15 वायर्स. ठीक है, तो नीचे 15 वायर्स है और ऊपर 3 वायर्स है which are producing the stress, that is the pre-stress, that is producing the pre-stress. ठीक है, don't confuse with this जो drawing है. Just focus on this there will be 15 wires below and ये है 3 wires नीचे. Now assuming the pre-stress in the steel as 840 Newton per millimeter square, calculate the stresses at the extreme fibers of the base section when the beam is supporting its own weight over a span of 6 meter. So you can see इसका वन वेट एज वेल एज द लाइव लोड है 6 किलो न्यूटन पर मीटर इम्पोज. तो तुमको कैलकुलेट करना है कि मैक्सिमम स्ट्रेस कितना आ रखा है कंक्रीट के अंदर, जो मैक्सिमम स्ट्रेस कितना आएगा. इट कैन बी कॉम्प्रेसिव और टेंसाइल वट एवर इट इज, जो भी वैल्यू आएगा वो कितना मैक्सिमम जो वर्किंग स्ट्रेस कितना है कंक्रीट. अगर दिस इज द कंडीशन, ओके, दिस इज द बीम एंड उसमें लाइव लोड है और उसका अपना वेट काम कर रहा है, तो उसमें कितना स्ट्रेस आएगा. स्ट्रेस कैलकुलेशन के लिए फर्स्ट यू हैव टू नो प्री स्ट्रेस कितना आ रहा है. तो प्री स्ट्रेस का एक है तुम्हारा प्री स्ट्रेस की वजह से डायरेक्ट स्ट्रेस कितना आ रहा है, बेंडिंग स्ट्रेस कितना आ रहा है. दिस इज बिकॉज ऑफ द इसेंट्रिसिटी. और क्या स्ट्रेस आ सकता है बिकॉज ऑफ द लाइव लोड का जो मोमेंट है, लाइव लोड मोमेंट की वजह से देयर विल बी बेंडिंग स्ट्रेस. अपना सेल्फ वेट की वजह से देयर विल बी सेल्फ वेट की वजह से देयर विल बी मोमेंट फॉर व्हिच देयर विल बी बेंडिंग स्ट्रेस अगेन. डायरेक्ट स्ट्रेस यू कैन कैलकुलेट कैसे, जो भी P बाय डिवाइडेड बाय द एरिया, और ये क्या है P इंटू E डिवाइडेड बाय Z. सेम है P इंटू सॉरी इधर मोमेंट लाइव लोड का मोमेंट डिवाइडेड बाय Z, इधर डेड वेट का जो G का डिवाइडेड बाय Z. बेंडिंग स्ट्रेस हाउ वी आर कैलकुलेटिंग इफ यू रिमेंबर. बेंडिंग स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोई बोल सकते है. बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला याद है किसी को, अभी जो लिखा मैंने. ये याद है ना, जहाँ पे यू कैन राइट ए वाई एम सॉरी वो एम वाई बाई आई है ना, आई बाई एम वाई बाई आई, सो इट विल बी एम बाई जेड. सो ये तुम्हारा बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस. So we can calculate if you know the moment divided by the तुम्हारा सेक्शन मॉड्यूलस.
ठीक है। तो फॉर दैट यू नीड क्या क्या तुमको वैल्यू चाहिए, पी का वैल्यू चाहिए जो गिवन है, एरिया तुमको पता चल जाएगा, इसका जो एरिया होगा वो पता है। यू नीड टू कैलकुलेट मोमेंट ड्यू टू लाइव लोड का मोमेंट कितना होगा, यू हैव टू कैलकुलेट दैट। डेड डेड लोड मतलब उसका अपना वेट की वजह से कितना लोड मोमेंट आएगा, यू हैव टू कैलकुलेट दैट मोमेंट। और यू हैव टू कैलकुलेट जेड, जेड फॉर टी, इसमें क्योंकि ये सिमेट्रिकल है विथ रिस्पेक्ट टू दी सेंट्रोइड के हिसाब से रेक्टेंगुलर है ना। तो तुम्हारा जेड टी या फिर जेड बी विल बी सेम, दैट इज नथिंग बट बी डी स्क्वायर बाई 6 है ना। इट विल बी इक्वल टू जेड। तो जेड तो यू कैन कैलकुलेट, टी पता है, एरिया पता है, और क्या चाहिए तुमको, ई चाहिए, ई इसेंट्रिसिटी चाहिए। इसेंट्रिसिटी ड्यू टू फ्री स्ट्रेस। इसेंट्रिसिटी निकालने के, इसेंट्रिसिटी विथ रेस्पेक्ट टू तुम्हारा ए का वैल्यू विथ रेस्पेक्ट टू तुम्हारा मतलब ये जो सीधे से जो सेंट्रोइडल एक्सिस है उससे कितना नीचे फ्री स्ट्रेस का वैल्यू है। कहाँ पे जो तुम फ्री स्ट्रेसिंग कर रहे हो, वो फ्री स्ट्रेसिंग पॉइंट से तुम्हारा सेंट्रोइड जो सीजी का जो डिस्टेंस है, दैट विल गिव यू द ई वैल्यू है ना। याद है ना कि तुम अगर साइड से देख रहे हो, इफ इट इज तुम्हारा जो सेंट्रोइडल एक्सिस है, ये इसमें अगर पी काम कर रहा है फ्री स्ट्रेसिंग, तो तुम्हारा ए दिस विल बी ई वैल्यू है ना, ये जो डिस्टेंस है सेंटर से तुम्हारा पी का जो डिस्टेंस है दैट विल बी ई। सो दैट इज द इसेंट्रिसिटी ड्यू टू फ्री स्ट्रेस, ठीक है। नाउ हम लोग ई कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें ई तो गिवन नहीं है, क्योंकि इसमें ऊपर भी कुछ फ्री स्ट्रेसिंग वायर से, नीचे भी फ्री स्ट्रेसिंग वायर से। सो यू हैव टू कैलकुलेट द एक्चुअली जो ये दोनों का जो जो फ्री स्ट्रेस जो वायर्स है जो दोनों का मतलब सेंटर कहाँ से है? तो तीनों का इधर 15 वायर्स और 3 वायर्स मिला के टोटल कितना अगर हिसाब करेंगे तो उससे हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा ये जो फ्री स्ट्रेसिंग का जो सेंटर है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब फ्री स्ट्रेसिंग एक्चुअली कौन सा सेंटर से जा रहा है, दैट वी हैव टू कैलकुलेट, उसका मतलब डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो ये जो वाई निकालना पड़ेगा कि ये जो सेंट मतलब बेस से ये कितना दूर में, अगर वो सेंट पता चल गया देन वी कैन कैलकुलेट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, सेंटर ऑफ फ्री स्ट्रेस निकालने के लिए तो यू कैन से राइट सेंटर ऑफ फ्री स्ट्रेस from the soffit, from the base, from the base of the beam. That is why equal to we have to calculate, कैसे calculate करेंगे, 15 वायर काम कर रहे हैं कितना दूर से, बेस से 665 दूर में, और 3 वायर्स काम कर रहे हैं बेस से कितना दूर में, 300 से तुम्हारा अगर 25 माइनस कर दो तो 275 मिलीमीटर, टोटल हो गया 15 प्लस 3 तो 18। इससे यू कैन कैलकुलेट द वाई वैल्यू। देखो कितना आ रहा है वाई का वैल्यू, वाई इक्वल टू 15 वायर्स काम कर रहे 65 मिलीमीटर दूर से बेस से, और 3 वायर्स काम कर रहे 275 मिलीमीटर दूर बेस से। तो टोटल सॉरी मल्टीप्लाई नीचे हो गया 80। तो यू फिर कैलकुलेट कितना आ रहा है चेक करो एक बार। तो वी आर एक्चुअली क्या कर रहे हैं, सेंटर मतलब क्या, सेंटर ऑफ स्ट्रेस मतलब हम लोग 3 और 15 जो 18 जो है, 18 को हम लोग एक सिंगल फ्री स्ट्रेसिंग पॉइंट से उसको
सिंगल प्रीस्ट्रेसिंग पॉइंट से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग चाहते हैं कि जो ये जो 3 है, 5 है, 15 है, तो 18 का टोटल जो इफेक्ट एक कोई एक जगह से जा रहा है, तो हम लोग उसको निकाल रहे हैं। सो दैट इज 18 का जो इफेक्ट होगा, दैट इज मतलब वो कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट से जा रहा है। सो दैट पॉइंट वी आर टेकिंग इट एज 50.22। फिर से एक बार चेक करो। है ना? सर 100 हो। हाँ, 100 मिलीमीटर। सो तुम ये सर वाई जो, 100। हाँ ओके, ये वाई हो जाएगा 100 mm। तो ये सेंटर, तो हम लोग इसको एक्चुअली जो 18 वायर्स है उसको रिप्लेस कर रहे हैं एक सिंगल प्रीस्ट्रेसिंग पॉइंट से, ठीक है। तो अभी फॉरगेट अबाउट जो 18 है, यू आर जस्ट फोकस ऑन द दिस सेंटर सिंगल जो पॉइंट है, ठीक है। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ई देन? 300 divided by 2 minus y, that is 150 minus 100 mm, it will be, you will be 50 millimeter। y मतलब 100, तो ये मिडिल से इसका कितना होगा डिस्टेंस? ऑब्वियसली 50, क्योंकि ये 150 है, 100 माइनस किया तो दिस विल बी 50। So this is 50 millimeter, ठीक है ना? So get the eccentricity value। Now calculate other things। तो E फर्स्ट हम लोग को यही बड़ा प्रॉब्लम था, E कैसे कैलकुलेट करें। Once you know the E, then you can calculate other things। ठीक। So what is P? P stressing force कितना है? 840 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। E का वैल्यू है 50 मिलीमीटर। उसके बाद Z कैलकुलेट करो कितना है, जो बोला Z जो भी है, इट इज बी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। बी मतलब है तुम्हारा, दिस इज योर बी, दिस इज योर बी। बी मतलब तुम्हारा ब्रेथ हो गया, डेप्थ, तो बी मतलब 200, 300 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, 3 into 10 to the 6 millimeter cube। दिस इज योर J। कैलकुलेट, सो Z हो गया। तो you can calculate what will be the value। A कितना एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा? 200 into 300, 6 into 10 to the power 4 millimeter square। डायरेक्ट स्ट्रेस, तो प्री स्ट्रेस का जो की वजह से जो स्ट्रेसेस है वो कैलकुलेट करते हैं, स्ट्रेस कैलकुलेशन प्री स्ट्रेस की वजह से। एक हो गया तुम्हारा डायरेक्ट स्ट्रेस, E by A, E is what, 840 Newton per millimeter square, and this is 6 into 10 to the power 4 millimeter square। ओके, स्ट्रेस है ना, तो स्ट्रेस जो है
0.0. ये गलत हुआ। स्ट्रेसिंग फोर्स, फोर्स नहीं है ना, मैं फोर्स, ये तो स्ट्रेस है। स्ट्रेस ना 840 जो है स्ट्रेस है ना, फोर्स निकालना पड़ेगा। स्ट्रेसिंग फोर्स, फोर्स कैसे निकालना, तो तुम्हारा स्ट्रेस इनटू एरिया निकालना पड़ेगा ना। तो स्ट्रेस है 840, मतलब इट इज पर एरिया, पर यूनिट एरिया इतना करके है, पर यूनिट एरिया 840 न्यूटन है। तो तुम्हारा कितना 840 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाय 18, तुम्हारा नंबर्स ऑफ वायर्स है, मल्टीप्लाइड बाय जो एरिया है, जो छोटा छोटा जो एक एक एरिया को लेना पड़ेगा। तो सिंगल 5 मिलीमीटर डाया का क्रॉस सेक्शन कितना होगा, 5/4 5 square. This will give the cross sectional area. So this will give you the millimeter square area. एरिया इतना करके 18 तुम्हारा वायर्स है, तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, टोटल एरिया हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 840 होने से दैट विल गिव यू द टोटल प्रेस्टेशन फोर्स कितना एक्चुअली आ रहा है तुम्हारा ये क्रॉस सेक्शन के ऊपर। 5/4 5 square। ये चेक करो, मैं वही कर, क्योंकि ये प्रीस्ट्रेसिंग स्ट्रेस है, नॉट प्रीस्ट्रेस है, नॉट फोर्स। हमको तो फोर्स चाहिए। तो तुम्हारा स्ट्रेस है 84 करके 840 करके 18 नंबर्स ऑफ तुम्हारा वायर्स है, मतलब 15 और 3, और सब वायर का जो 5 मिलीमीटर डाया करके है एक एक वायर। तो एक एक वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा, दैट अगर मल्टीप्लाई करोगे दैट विल गिव यू द टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया 18 के साथ। जब 5/4 multiplied by 5 square, 96.9 कितना किलोमीटर। ये समझ में आया ना सबको? यस सर। हाँ, तो 296 किलोमीटर हो गए, पर 297 भी लिख सकते हो। 297 डिवाइडेड बाय एरिया हो गया 6 into 10⁴। डिवाइडेड बाय (4.95 न्यूटन में रखा। दिस इज द डायरेक्ट स्ट्रेस 4.95 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। बेंडिंग स्ट्रेस कितना आएगा, ये तो कंप्रेशन है, सो इट इज प्लस माइनस p into e डिवाइडेड बाय z। z क्योंकि फिक्स्ड है, z तो ऊपर भी जितना आएगा नीचे भी सेम वैल्यू। डिवाइडेड बाय z कितना आएगा, 3 into 10⁻⁷ 297 297
4.9. दिस इज प्लस माइनस मतलब कहाँ पे कॉम्प्रेशन होगा बोल सकते हो कोई? प्री स्ट्रेस के वजह से नीचे कॉम्प्रेशन होगा या फिर ऊपर कॉम्प्रेशन होगा? देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से के नीचे है ना प्री स्ट्रेस का वैल्यू, तो नीचे क्या करेगा? नीचे दोनों साइड से जब भी उसके ऊपर कंप्रेस करेगा तो नीचे तुम्हारा क्या होगा? हॉगिंग मोमेंट होगा ना। हॉगिंग में क्या होता है? नीचे कंप्रेशन ऊपर Compression ऊपर टेंशन. टेंशन। बेंडिंग स्ट्रेस हो गया। ये तो प्री स्ट्रेस की वजह से। अभी हम लोग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। दूसरा चीज मोमेंट की वजह से जो मतलब वर्किंग लोड्स की वजह से, उसकी वजह से जो स्ट्रेसेस आएगा ना, वर्किंग लोड्स की वजह से जो स्ट्रेस आएगा, बस कैलकुलेट की मोमेंट ड्यू टू ग्रेविटी कितना आएगा। सेल्फ वेट तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट इज द सेल्फ वेट 300 224 kilonewton per meter cube, that is 1 meter cube मतलब देखो कितना आ रहा है सेल्फ वेट 1.44 1.4. per millimeter. You can also write it is also kilonewton per meter. 1.44 kilonewton per meter और न्यूटन पर मीटर दोनों का वैल्यू। तो सेल्फ वेट का जो यूडीएल है दैट इज 1.44 किलोमीटर पर मीटर। एमजी कितना हो जाएगा? सेल्फ वेट का जो यूडीएल का जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेट पर लेंथ मतलब 6 मीटर डिवाइडेड बाय 8, दिस विल गिव यू द सेंटर, मतलब सेंटर में तुम्हारा सेंटर लोकेशन में मैक्सिमम मोमेंट कितना होगा। डब्ल्यू स्क्वायर बाई 8, डब्ल्यू मतलब यूबीएल के वैल्यू, तो इधर यूबीएल हम लोग को सेल्फ वेट के यूबीएल मिला 1.44 किलोमीटर पर। ये समझ में आया ना? सो ये किलोमीटर मिलीमीटर कैंसिल आउट, फिर से एक ही हो जाएगा। हाँ सर। 6.48 किलोमीटर मीटर। इस वजह से स्ट्रेस कितना आएगा? बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू दिस मोमेंट से
स्ट्रेस ड्यू टू तुम्हारा सेल्फ वेट मिल गया, दैट इज कमिंग एज 2.16, और उसमें हम लोगों को मिला था 4.95 करके ऊपर नीचे स्ट्रेसिंग के लिए। तो वर्किंग मतलब सेल्फ वेट के लिए मिला 2.16 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अभी लाइव लोड के लिए कितना आएगा? लाइव लोड के लिए सेम लाइव लोड 6 किलो न्यूटन है ना। ट्वेंटी सेवन 27. स्ट्रेस कितना आएगा? बेंडिंग स्ट्रेस इसमें भी रिमेंबर कि ये भी प्लस माइनस है ना, इससे उल्टा हो जाएगा तो प्लस माइनस 27 into 6 न्यूटन मिलीमीटर 3 into 10 to the 6 millimeter cube 9 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। 2.169 और उधर है 4.95 4.95। तुम लोग सब वैल्यू लिख के रखे हो ना, ये कैंसिल आउट होने से। Yes, sir. हाँ देख ना, जो भी लिखा हो चला जाएगा। कैलकुलेट करो ऐसे कितना आ रहा है देखो। तो एक तो डायरेक्ट स्ट्रेस की वजह से जो आएगा दैट इज पॉजिटिव, और उसका वैल्यू कितना था 4.95 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है ना। क्रॉस सेक्शन के ऊपर और तुम्हारा ये हॉगिंग मोमेंट होगा तो कितना आ रहा है 4.9 नीचे कॉम्प्रेशन। This is also 4.95, here also it is 4.95। ये आ गया था 2.16 है ना। और तुम्हारा सेल्फ वेट की वजह से स्ट्रेस ये है 9। स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेस आया, सेल्फ वेट की वजह से, फॉर लाइव लोड की वजह से। ठीक है ना, तो सबको अगर ऐड करोगे
तो प्लस 4.95, तो दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस, तो सिर्फ ये दोनों रहेगा। इट इज 11.162, दैट इज और नीचे आएगा 4.95, 4.95 माइनस 2.16 माइनस 9, कितना आएगा? 4.95, दिस इज प्लस 4.95 ये भी प्लस कंप्रेशन माइनस ए माइनस, कितना आ रहा है? देखो कितना आ रहा है। स्ट्रेस डायग्राम के बारे में पता है ना, तो इस जगह में अगर क्रॉस 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 सेक्शन करोगे, ये जो तुम्हारा जो बीम है उसका मिडिल में, तो वो मिडिल में उसके ऊपर कितना स्ट्रेस आ रहा है दैट विल कैलकुलेट, देख रहे हैं जो मिडिल में उसके ऊपर कितना स्ट्रेस आ रहा है दैट विल कैलकुलेट। एक तो हो गया तुम्हारा कंप्रेशन, एक ये मतलब इसकी वजह से आएगा, उसके बाद आएगा तुम्हारा टेंशन प्लस कंप्रेशन स्ट्रेस की वजह से, उसके बाद कंप्रेशन टेंशन कंप्रेशन। ये जो फोर्सेस स्ट्रेसेस दिख रहे हैं, स्ट्रेसेस सब कॉम्बाइनली इसके ऊपर इफेक्ट करेगा ये क्रॉस सेक्शन को, वही दिखा रहा है इसमें कंप्रेशन आ रहा है, तो तुम यू कैन ये इसका जो रिजल्टेंट विल बी द जो स्ट्रेस इसके ये जो क्रॉस सेक्शन जो हमारा ये जो सेक्शन है उसके ऊपर मतलब वर्क करेगा, वही बात। तो मतलब वी आर टेकिंग इट एट द मिडिल 3 मीटर, इसमें जो भी मोमेंट जो भी लोड जो भी आ रहा था इसके ऊपर जो स्ट्रेस है प्री स्ट्रेस है उसके ऊपर जो लाइव लोड है, इसके सब के वजह से ये जो सेक्शन अंडर स्ट्रेस रहेगा, वो स्ट्रेस कितना होगा दैट वी आर कैलकुलेट, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है बोलो? आ रहा है -1.26, मतलब माइनस मतलब तुम्हारा टेंशन में रहेगा नीचे 1.26 माइनस प्लस माइनस 1.26 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, और ऊपर रहेगा 11.16 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो इसमें बोला है मैक्सिमम वर्किंग स्ट्रेस कितना होगा, तो इसमें 11 है, इसमें 1.26, तो ऑब्वियसली द मैक्सिमम विल बी द 11.16, दिस इज मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा इसके ऊपर स्ट्रेस, ठीक है। 11.16 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर विल बी द मैक्सिमम वर्किंग स्ट्रेस, कितना आएगा 11.16 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर which is compressive in nature। ये समझ में आया? फिर से बोलो। सब कुछ सुनाई दे रहा है? हेलो, Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. Okay। तो ये शेप कैसा होगा बोल सकते हो एक बार? ये क्या हॉगिंग मोमेंट है या फिर सैगिंग मोमेंट है?
sagging, Just sagging. मतलब नीचे थोड़ा सा सैग मतलब होगा है ना 1.26 बहुत ज्यादा नहीं होगा मगर थोड़ा सा होगा टेंशन है ना राइट पहले क्या क्या एक बार बोल सकते थे रिमेम्बर क्या क्या निकालना है एक तो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स जो हम लोग गलती किया था पहले प्री स्ट्रेसिंग फोर्स ये चाहिए these are the मतलब पैरामीटर्स जो कैलकुलेशन एरिया का है एरिया मोमेंट्स जो भी मोमेंट्स आ रहा है मोमेंट्स के साथ तुम स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए यू नीड द सेक्शन मॉडुलस ये रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए वी आर टेकिंग BD स्क्वायर बाय 6 अगर दूसरा शेप आ गया मतलब ऐसा कुछ दूसरा कोई शेप आ गया देन तुमको वो कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले आई कैलकुलेट करना पड़ेगा उसके बाद वाई के तो पहले तुम उसका सेंट्रोइडल एक्सिस निकालना पड़ेगा कहाँ से जा रहा है उसके बाद उस सेंट्रोइडल एक्सिस से जो टॉप मोस्ट फाइबर का हाइट कितना होगा दैट इज वाई टी तो सेंट्रल ग्रेविटी से सेंट्रल जो एक्सिस है उससे तुम्हारा जो बॉटम फाइबर है दैट विल बी वाई पी ठीक है अगर ये शेप डिफरेंट हो तो तुम्हारा इन दैट केस जेड टी क्या हो जाएगा आई विथ रिस्पेक्ट टू दिस सीज या आई सी जी डिवाइडेड बाय वाई टी जेड टी होगा तुम्हारा आई सी जी विथ रिस्पेक्ट टू सी जी वाई पी वाई पी मतलब वो जो सेंटर तक नीचे चला जाएगा वो ऊपर चला जाएगा जो भी है एकदम इसमें इसमें जैसे सेंटर एकदम बीच से जा रहा है तो उसके लिए क्या है मतलब ये कैलकुलेशन इजी है बट अगर दूसरा शेप हो गया देन यू हैव टू कैलकुलेट डायरेक्टली फ्रॉम मोमेंट ऑफ इनिशियल सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया डिवाइडेड बाय तुम्हारा जो सेंट्रॉइड से तुम्हारा टॉप फाइबर का हाइट और बॉटम फाइबर का हाइट तुमको निकालना पड़ेगा तुमको अगर शेप दे दिया गया अलग से देन यू हैव टू कैलकुलेट पहले सीजी का कहाँ पे जा रहा है सीजी कैलकुलेट के बाद वाई भी निकालना पड़ेगा और ऑल्सो तुमको आई भी निकालना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस इसके लिए तुमको और एक चीज चाहिए दैट इज पता नहीं पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर पता है कोई भी एक्सिस के लिए निकालने के लिए पहले आईसीजी को निकालो उसके बाद ए इंटू वो के साथ जो डिस्टेंस ठीक ठीक है ये देख लेना है पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर दूसरा शेप हो गया तो दूसरा शेप भी दे सकते हैं है ना तब उसमें तुमको आईसीजी निकालना पड़ेगा मतलब पूरा सेक्शन का होल सेक्शन दिस इज आईसीजी फॉर द होल फुल सेक्शन का जो आईसीजी मोमेंट ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू द सीजी फॉर इंडिविजुअली तुम तब ए पर्टिकुलर जो रेक्टेंगुलर एरिया के लिए रिस्पेक्ट टू सीजी इसका मोमेंट ऑफ एरिया कितना होगा ये जो एरिया है उसका सीजी के हिसाब से इसका वैल्यू कितना होगा इसका वैल्यू क्या अलग अलग करके हर एरिया को तुम लोग पहले भी किए हो इससे डायरेक्टली आई सीजी निकालो उससे आईसीजी मिलेगा देन जेटी मतलब सेक्शन मॉड्यूलस देन यू कैन कैलकुलेट सेक्शन मॉड्यूलस मिल गया देन यू कैन कैलकुलेट हमारा स्ट्रेसेस ठीक है मोमेंट एट द टॉप अगर स्ट्रेस एट द टॉप हो जाएगा तुम्हारा मोमेंट डिवाइडेड बाय टी मोमेंट एट द बॉटम हो जाएगा देन इट विल बी डिफर ना अलग अलग होगा इफ सुप्रीम जो है सुप्रीम टॉप टॉप में बॉटम में स्ट्रेस अलग अलग इसमें जैसे हम लोग सिमेट्रिकल है इसलिए सबका वैल्यू सेम आ रहा है 4.95 इसमें भी 4.95 4.95 माइनस प्लस तो 2.16 प्लस इधर माइनस प्लस 9 क्योंकि ये सिमेट्रिकल ठीक है ये तो
नेक्स्ट क्लास में करते हैं, अभी के लिए